आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। प्रधानमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को छोटा भाई कहते हैं जो जातीय भेदभाव फैलाने के आरोपों से घिरा हो, तो ये केवल एक राजनीतिक समर्थन नहीं, ये संविधान की भावना के खिलाफ खड़ा होना है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो हर साल बारिश के मौसम में सामने आती है। टूटते पुल, गड्ढों में डूबती गाड़ियां और जान गंवाते लोग। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन हादसों के पीछे सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश छिपी है। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे हादसे हुए जिनसे पूरा देश हिल गया, लेकिन एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या जिन्हें दिव्य दृष्टि होने का दावा है उन्हें इन घटनाओं की कोई भनक तक नहीं लगी? 3 जुलाई को बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन पर टेंट गिरा, श्रद्धालु श्यामलाल कौशल की मौत हो गई। 8 जुलाई को छतरपुर में ढाबे की दीवार गिरी, एक महिला की मौत हो गई, 10 से ज्यादा घायल। धीरेन्द्र को यह जानकारी नहीं हुई कि जन्मदिन पर हादसा होगा या फिर 8 जुलाई को हादसा होगा। 15 जून को पुणे के इंद्राणी नदी में पुल ढह गया, 4 लोग मारे गए, 51 घायल हुए। 22 अप्रैल को पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकी हमला, धार्मिक पहचान पूछ करके 26 बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी। प्रयागराज में कुंभ में भगदड़, लोगों की दर्दनाक मौत। और अब 9 जुलाई को गुजरात के बड़ोदरा में एक और भयानक हादसा, पादरा और आनंद को जोड़ने वाला गंभीरा पुल टूट गया, 25 लोग नदी में गिरे, 20 की मौत हो गई, 4 घायल और 1 अभी भी लापता। इन तमाम घटनाओं के बावजूद कहीं भी कोई चेतावनी धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से सामने नहीं आई। जब धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि वह पर्ची देकर किसी के रिश्ते, नौकरी, बीमारी या निजी बातें जान सकता है, तो सवाल उठता है, बड़ी दुर्घटनाओं का कोई संकेत धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं मिला? क्या धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य दृष्टि सिर्फ शादी, ब्याह, नौकरी, प्रमोशन जैसे व्यक्तिगत बातों तक सीमित है, या फिर ये सब एक मंचन है जिसका उद्देश्य लोगों की भावनाओं और आस्था का फायदा उठाना हो सकता है? अगर यह सिर्फ आस्था के नाम पर लोगों को आकर्षित करने का एक माध्यम है, तो क्या इसे अंधविश्वास फैलाने का मामला नहीं माना जाना चाहिए? या फिर अगर धीरेन्द्र के दावों में सच्चाई है और फिर भी वो ऐसी जानलेवा घटनाओं की जानकारी छुपाता है, तो क्या यह एक गंभीर नैतिक या कानूनी सवाल नहीं बनता? हर देशभक्त को ऐसे ढोंगियों पर सवाल उठाने चाहिए। और सवाल यह, आखिर इस तथाकथित दिव्य दृष्टि की सीमाएं कहां तक है? 2023 में नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। आरोप थे प्रेत दरबार में आत्माओं से बात करने का दावा, मानसिक रोगों का दिव्य समाधान और जादू टोने जैसे माहौल। नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दी, लेकिन सवाल वही है, क्या पर्ची से समस्या और समाधान बताना वैज्ञानिक आधार है या मानसिकता का खेल? इसके अलावा 2024 में हजरत अली पर दिए गए बयान को लेकर मुसलमानों में बहुत रोष फैला, बाद में इसे माफी मांगनी पड़ी, लेकिन बार बार ऐसे बयान क्यों? क्या यह धर्म है या नफरत के लिए भीड़ और भावनाओं का इस्तेमाल? धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता यात्रा शुरू की। धीरेन्द्र का कहना है कि सभी हिंदू एक है, पर वही धीरेन्द्र शास्त्री मंच से बोलता है, हम जगे हुए हिंदू हैं। अब ये 2023 का हिंदू जागा हुआ हिंदू है। अब यहाँ पर सेकुलरिज्म नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र चलेगा। और आप करोगे क्या? आप हमारे खिलाफ FIR करोगे? आप करोगे क्या? मीडिया में आप हमारे ज्यादा से ज्यादा गंदी बातें प्रचार करोगे? इतना ही करोगे? आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। जय हो। कहाँ के हो? साल 2024 में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हर जाति को मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार मिलना चाहिए। तो सवाल उठता है, क्या ये वाकई बदलाव का संकेत या सिर्फ मंच की बातें हैं और जमीनी हकीकत
बस 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 छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। और ध्यान दीजिए, एक तरफ कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव का अपमान, मुंडन कराना, पंडितान का मूत्र छिड़कना और पैरों पर नाक रगड़वाना, और दूसरी ओर अग्रवाल समाज में जन्मा धीरेन्द्र गर्ग जब खुलकर कहता है मैं बामन आदमी हूं। एक तरफ वो कहता है कि सभी जातियों को गले लगाना चाहिए और दूसरी तरफ मंच से दलितों को दूरी बनाने की बात करता है। तो क्या यही सामाजिक समरसता है या फिर ये सिर्फ दिखावे की राजनीति? और यहां एक सवाल और खड़ा होता है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने ब्राह्मणों के कोप से बचने के लिए सभी जातियों को गले लगाने की बात उठाई? अग्रवाल समाज में जन्मे धीरेन्द्र गर्ग को डर था कि कहीं उसके साथ भी वही न हो जो अब कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ हुआ। और अब इससे गंभीर सवाल, जो व्यक्ति मंच से छुआछूत की भाषा बोलता है उसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना छोटा भाई कहते हैं। और 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचते हैं और वहां उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जो अपनी कथा और बयानों को लेकर चर्चा में रहता है, उसकी पहचान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई की बन चुकी है। तो सवाल यह है, क्या यह प्रधानमंत्री के द्वारा संविधान की शपथ लेने का वो उल्लंघन नहीं है? क्या यह आस्था के नाम पर अंधविश्वास और जातिवाद को बढ़ावा नहीं है? क्या यह इसलिए हो रहा है क्योंकि धीरेन्द्र का जन्म अग्रवाल समाज में हुआ, या फिर सरकार एक नया बाबा गढ़ना चाहती है? जो व्यक्ति सार्वजनिक मंच से छुआछूत को बढ़ावा देता हो और जो संविधान व लोकतंत्र की जगह हिंदू राष्ट्र की बात करे, क्या वो संविधान का अपमान नहीं कर रहा? और अगर प्रधानमंत्री से छोटा भाई कहकर उसका हाथ थामते हैं तो क्या वे उसके इन अपराधों को नैतिक समर्थन नहीं दे रहे? सवाल आपके सामने है, सच क्या है आप तय करें। अब बात करते हैं टूटते पुलों की साजिश की। 9 जुलाई को बड़ोदरा गुजरात महिसागर नदी पर बना 45 साल पुराना गंभीरा पुल पिछले 3 साल से जर्जर था और ढह जाता है। जर्जर था तो ढहेगा ही, जिसमें 2 ट्रक, 2 पिकअप, 2 कार, 1 रिक्शा, 1 टैंकर सब पुल पर थी। नतीजा 20 मौतें, 4 घायल और 1 अभी लापता। चश्मदीदों ने बताया पुल पर कंपन हो रहा था, स्लैब और पिलर के बीच गैप आ गया था। 18 अप्रैल को लखन दरबार जो युवा सेना संगठन चलाते हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा था भारी ट्रक कमजोर पुल पर गुजरते हुए और लखन दरबार की चेतावनी, यह पुल कभी भी गिर सकता है। लेकिन सरकार ने यह चेतावनी नजरअंदाज कर दी। इतिहास गवाही दे रहा है, ये कोई पहली बार नहीं था। अगस्त 2022 में भी लखन दरबार ने सड़क और भवन विभाग के एक अधिकारी के साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल की थी, जिसमें अफसर खुद मान रहा है यह पुल लंबे समय तक नहीं टिकेगा। विपक्ष और स्थानीय लोगों की आवाज दबा दी गई। 4 अगस्त को बड़ोदरा जिला पंचायत सदस्य हर्ष सिंह परमार ने कलेक्टर को लिखित शिकायत की। जांच टीम आई, गड्ढे भर दिए गए, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव बना दी गई और पुल चालू रखा गया। परमार ही क्यों, कांग्रेस के अमित छाबड़ा, मुजपुर और आसपास के 100 गांव के लोग सभी सालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे पुल खतरनाक है, भारी वाहनों से हिलता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सरकारी लापरवाही या साजिश, सरकार का दावा था। पुल में कोई बड़ी खराबी नहीं, लेकिन ये लखन दरबार और स्थानीय लोगों की चेतावनी और कांग्रेस के द्वारा बार बार आगाह करने के बाद और 100 गांवों की आपत्तियों के बावजूद एकदम उसके विपरीत निकला। वजह क्या थी? 212 करोड़ रुपए का नया ब्रिज पास हो चुका है, फिर भी पुराना पुल चालू रखा गया। क्यों? उन 100 गांवों के लोगों की चिंता नहीं थी ताकि हादसा हो और नया टेंडर बिना रुकावट मिल जाए। क्या हर पुल पर मोरबी दोहराया जा रहा है? याद कीजिए मोरबी पुल हादसा 30 अक्टूबर 2022 का। ओरेवा ग्रुप द्वारा मरम्मत के बाद पुल खोला गया। घड़ी बनाने वाली कंपनी ओरेवा, उसको मरम्मत का ठेका दे दिया। सिर्फ 11 दिन में पुल गिर गया, 135 लोग मारे गए। लेकिन
न ओरेबा के मालिक को सजा मिली, न ठेके की प्रक्रिया पर कोई गंभीर सवाल उठे, तो क्या ये लापरवाही है? नहीं, यह एक प्रशासनिक अपराध है, यह सिस्टम प्रायोजित हत्या है। हर पुल के साथ एक मोरबी दोहराया जा रहा है और सवाल यही, इन पुलों के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है और कब तक लोग पुल के साथ गिरते रहेंगे मौत की खाई में? अब जरा सोचिए, सरकारें पुलों की समय रहते मरम्मत क्यों नहीं करती? क्यों हर साल एक जैसी हादसे होते हैं? क्योंकि मरम्मत में कमीशन नहीं बल्कि जिम्मेदारी बढ़ती है। लेकिन जब पुल टूट जाता है तो हादसे के बाद आनंद फानंद में करोड़ों का टेंडर निकलता है। अपने चहेतों को ठेका देने में और मोटा कमीशन लेने में सुविधा मिल जाती है। अपने चहेतों को ठेका देने में और मोटा कमीशन लेने में सुविधा मिल जाती है। नया निर्माण, नई बोली और नया कमीशन। गुजरात के गंभीरा पुल की मरम्मत रिपोर्ट अप्रैल 2025 में आई थी, लेकिन उस रिपोर्ट को दबा दिया गया और जुलाई में पुल गिर गया। और अब सरकार उसी जगह 212 करोड़ का नया पुल मंजूर कर दिया है। 100 गांव के नागरिकों के जीवन से खेल रही थी भाजपा की सरकार। तो क्या लोगों की जान की कीमत सिर्फ एक नए टेंडर की कीमत है? गुजरात हाईकोर्ट से मैं मांग करता हूं, इस मामले की स्वतंत्र जांच हो और अप्रैल की चेतावनी रिपोर्ट को अदालत में सबूत माना जाए। संबंधित विभाग और संबंधित मंत्री पर हत्याओं की साजिश का मुकदमा चलाया जाए। अब बात करते हैं उस भेदभाव की जो मुआवजे के नाम पर सरकारें करते हैं। गुजरात में बड़ौदा पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे हादसे में 5-5 लाख रुपए दिए गए। क्या गुजरातियों की जान की कीमत 1 लाख रुपए कम है? क्या मुआवजा भी अब वोट बैंक देख करता ही होगा? और याद कीजिए मोरबी पुल हादसा, गुजरात हाई कोर्ट ने 135 लोगों की मौत के लिए ओरेबा कंपनी को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन अब सरकार 4 लाख में निपटा रही है। क्या यह न्याय है या गुजरात के नागरिकों के साथ भेदभाव? मोरबी पुल हादसे की तरह हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, गुजरात हाई कोर्ट ने अभी तक इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या संविधान सिर्फ कागजों में है या इंसाफ अब प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटो शूट तक सीमित रह गया है? दोस्तों, जब एक पुल टूटता है तो सिर्फ सीमेंट और लोहे का ढांचा नहीं गिरता, बल्कि टूटता है लोगों का भरोसा, बिखर जाते हैं परिवार, उजड़ जाते हैं घर। लेकिन ऐसी त्रासदी का कारण क्या होता है? पहली मार मारती है लापरवाही की, दूसरी रिपोर्ट होती है भी कार्रवाई नहीं करना, कमजोर पुलों को चालू रखना और चेतावनी को नजरअंदाज करना, और दूसरी मार भेदभाव, मुआवजे में भेदभाव, राजनीतिक प्राथमिकताओं के हिसाब से इंसाफ और संवेदनाओं का मूल्यांकन बोर्ड से। यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं है, यह एक आपराधिक मानसिकता है। कभी सोचा है अगर ये हादसे किसी मंत्री या उद्योगपति के परिवार के साथ होते तो क्या तब भी पुल चालू रहते? क्या तब भी 4 लाख की रसीद थमा दी जाती? नहीं, तब सिस्टम हिल जाता। लेकिन जब आम लोग मरते हैं तो सरकार सिर्फ ट्वीट करती है। यही है दोहरी मार, लापरवाही और भेदभाव की साजिश। अब बात करते हैं उस विकास की जो हर साल लोगों के घरों को डुबा देता है। बारिश आती है तो सड़कों पर पानी नहीं, घरों में भी पानी भर जाता है लोगों के। क्यों? क्योंकि सरकार का विकास का जो तौर तरीका है, सड़क ऊंची करना, इसे विकास माना गया है। बिना प्लानिंग के सीवर लाइन बिछाना और कॉलोनी हो या गांव हो, उनको डूबने के लिए छोड़ देना। दोस्तों, मैं जिक्र करूंगा 1995 का विजय विहार अनाधिकृत कॉलोनी में। यहां गंदे पानी की निकासी न होने के कारण लोगों के घर इसलिए नीचे पड़ते थे। जो नया घर बनता था वो अपने आगे मलबे का ढेर लगाता था ताकि पानी ना आए। हमने तब कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री खुराना जी के साथ चर्चा की सीवर लाइन बिछवाने के लिए, लेकिन तय हुआ कि अनाधिकृत कॉलोनी में नहीं डाल सकते। 1995 में सरकार की नीति के खिलाफ सीवर लाइन बिछाई हमने, जिसमें 1700 से ज्यादा घर जो नीचे पड़ गए थे उनको ऊंचा करने में हम सफल रहे। ऊंचा करने का मतलब होता है पानी नीचे जाकर गिरे। हर साल सड़कें ऊंची, और जब सड़कें ऊंची होती है तो मकानों का और गलियों का नीचा पड़ना स्वाभाविक हो जाता है, यानी लोगों के घरों में पानी भरना तय होता है। क्या ये प्राकृतिक आपदा है? बिल्कुल नहीं।
ये नीति से पैदा की गई त्रासदी है। सरकार कहती है हमने सबका विकास किया, लेकिन असल में विकास का मतलब हो क्या गया? किसानों की जमीन को कब्जा करो, जिस जमीन पर गरीबों के घर हैं बने हुए उसको अनाधिकृत घोषित करो, वहां बुलडोजर चलाओ और फिर राहत देने की बजाय मुआवजा तक न देना। क्या यह विकास है या एक ऐसा धंधा जिसमें जनता डूबती है और कुछ ठेकेदार, बिल्डर और नेता अधिकारी धनवान बनते जाते हैं? कभी राजनीति सेवा का माध्यम होती थी, आज वो शाही सिंहासन बन चुकी है। नेताजी ने जन सेवा कहा जाता था, अब राजा की तरह व्यवहार करते हैं। वह हेलीकॉप्टर से आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मुआवजा बांटने का ऐलान करते हैं और चले जाते हैं। क्या उन्होंने कभी पीड़ित परिवारों के साथ रात बिताई है? क्या कभी उन्होंने उस मां की चीख सुनी है जिसने अपने बेटे को पुल में गंवाया? नहीं, क्योंकि अब राजनीति सहानुभूति नहीं, इवेंट्स मैनेजमेंट बन चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को छोटा भाई कहने वाले प्रधानमंत्री कभी उन बच्चों से मिले जिन्होंने अपने माँ बाप को ऐसे हाथों में खोया? कभी संविधान की शपथ की बात होती थी, अब सिर्फ मन की बात सुनाई देती है। देश पूछ रहा है नेता जनसेवा या शासक, हम जनता हैं या सिर्फ प्रचार की भीड़? अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दिव्य दृष्टि का दावा करता है तो क्या उसे देश में हो रही बड़ी घटनाओं का पूर्वाभास नहीं होना चाहिए? 3 जुलाई को बागेश्वर धाम में टेंट गिरता है, एक श्रद्धालु श्यामलाल कौशल की मौत हो जाती है। 8 जुलाई को छतरपुर के ढाबे की दीवार गिरती है, एक महिला की मौत और 10 घायल जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को यह ज्ञान नहीं होता है कि जन्मदिन पर क्या हो रहा है, आश्रम में क्या दुर्घटना होने वाली है। 15 जून को पुणे में पुल टूटता है, 4 लोग मर जाते, 51 घायल जाते हैं। 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमले में 26 बेगुनाह मारे जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वह पर्ची से लोगों की समस्या जान लेते हैं, तो क्या उन्हें इन जानलेवा हादसों का कोई संकेत नहीं मिलता? अभी गुजरात में पुल ढहने में 20 लोगों की जान चली गई, 1 लापता है और 4 लोग घायल हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री को इसका आभास नहीं हुआ? अगर धीरेन्द्र शास्त्री की शक्तियां सचमुच में दिव्य होती तो क्या इन घटनाओं को रोका नहीं जा सकता था? सवाल यह है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य दृष्टि केवल भक्तों की नौकरी और विवाह तक सीमित है या फिर ये सब सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? क्या पर्ची का रहस्य विज्ञान है या भ्रम? देश का नागरिक अब पूछ रहा है। आस्था और अंधविश्वास के नाम पर कहीं उसे ठगा तो नहीं जा रहा है? अंधविश्वास जब सत्ता के संरक्षण में पनपता है तो वह सिर्फ अज्ञानता नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला बन जाता है। 2023 में धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर में आरोप लगे कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार और प्रिय दरबार के नाम पर अंधविश्वास फैला रहा है। हालांकि पुलिस ने धीरेन्द्र को क्लीन चिट दे दी, लेकिन विज्ञान और विवेक की कसौटी पर सवाल खड़े रह गए। सवाल ये नहीं है कि आस्था गलत है, सवाल ये है क्या ये आस्था किसी को शोषण और भ्रम का शिकार बना रही है? जब प्रधानमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को छोटा भाई कहते हैं जो जातीय भेदभाव फैलाने के आरोपों से घिरा हो, तो ये केवल एक राजनीतिक समर्थन नहीं, ये संविधान की भावना के खिलाफ खड़ा होना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ओर कहा कि हर हिंदू को मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार है, लेकिन दूसरी ओर अपने ही मंच पर दलितों को कहा बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी ना छू। क्या ये सामाजिक समरसता है या एक दिखावटी समानता जो पर्दे के पीछे जातिवाद को जिंदा रखती है? आस्था अगर समता लाए तो वह पूजनीय है, लेकिन अगर वह भेदभाव को मजबूत करे तो वह संविधान का अपमान है। अगर दिव्य दृष्टि वाले चमत्कार का दावा करके ऐसे हादसों को नहीं रोक सकते हैं तो हमें वैज्ञानिक सोच को ही चमत्कार मानना होगा। अब फैसला आपको करना है कि आप संविधान के साथ हैं या अंधविश्वास के साथ। अगर ये वीडियो आपको जागरूक करता है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछते तब तक सत्ता जवाब नहीं देती है। फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय संविधान, जय हिंद।